हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा दूसरा सेशन होगा जो कि चैप्टर ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस किया था हमने। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे। जैसा कि आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि अ बॉय इज वर्लिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग इन एन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन। तो ये ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्टोन को स्ट्रिंग में बांध के एक बच्चा वर्ल करवा रहा है, घुमा रहा है, जो कि एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, स्ट्रिंग से एक स्टोन को टाई करके इसको घुमा रहे हैं, तो कुछ इसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी। अब एक्चुअली क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, राइट। और इसी एक्सेलरेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? चूँकि स्ट्रिंग बंधी हुई है तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होगा और उस टेंशन फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन है। अब अगर हम इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो स्ट्रिंग को कट कर देने से क्या होगा, टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा। और जैसे ही टेंशन फोर्स जीरो होगा स्ट्रिंग में, चूँकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन फोर्स जीरो तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो। अब मास जीरो तो हो नहीं सकता है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो चूँकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही इस स्टोन की डायरेक्शन को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता है, तो अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा। अब इनर्शिया की वजह से ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर ही मूव कर जाएगा, राइट। टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्टोन ये मूव कर जाएगा जैसे ही स्ट्रिंग कट होगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जैसे ए ऑप्शन गिवन है कि इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सर्कुलर पाथ, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन है विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये भी गलत है। चूँकि स्ट्रेट लाइन पे तो मूव करेगा पर सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ नहीं होगा, ये टेंजेंशियल होगा। सी ऑप्शन है विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, तो ये सी ऑप्शन इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑब्जेक्ट इज पुट बाई 1 in 3 liquids. An object is put 1 by 1 in 3 liquids having different densities. So the object floats with 1 by 9, 2 by 11 and 3 by 7 parts of their volumes outside the liquid surface in the liquid of densities d1, d2, d3 respectively. So which of the following statement is correct? सो एक्चुअली क्या हो रहा है, कोई एक ही ऑब्जेक्ट को, लाइक जैसे इस पेन को हम एज्यूम कर लें, इसको हमने 3 अलग अलग कंटेनर में अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स थे, तो उनमें हमने इसको 1 by 1 करके रखा। तो क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट उसमें फ्लोट कर रही थी, लेकिन कितना वॉल्यूम उसका लिक्विड में कितना पार्ट बाहर की तरफ था और कितना पार्ट अंदर की तरफ था वो गिवन है। तो कितना आउटसाइड था, 1 by 9 पार्ट पहले केस में और सेकंड केस में 2 by 11 एंड थर्ड केस में 3 by 7, इतना पार्ट था लिक्विड के बाहर। और डेंसिटी सबकी गिवन है d1, d2, d3। तो हमें पता करना है कि इन डेंसिटीज़ का क्या ऑर्डर है, मतलब कौन सी डेंसिटी कम है कौन सी ज़्यादा है। तो अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड के अंदर रखी जाती है और वो फ्लोट करती है तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है और फ्लोट क्यों करती है, तो हम इसको समझते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, 3 अलग अलग पॉट हैं, इसकी डेंसिटी हमने मान लिया D1 है, इसकी D2 है और यहाँ पे D3 है, ये फ्लूइड्स हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को इसमें हम इमर्ज करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्ज करेंगे तो इस फ्लूइड की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, एंड दैट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। और इसी बॉयंसी फोर्स की वजह से अगर ये ग्रेविटी फोर्स से ज़्यादा है, ग्रेविटी फोर्स जो कि वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है, तो अगर इससे ज़्यादा है तो ये बॉडी फ्लोट करेगी। अब क्या होता है कि ये बॉडी कम अगर डिप है इसके अंदर, दैट मीन्स इस पे बॉयंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है, और बॉयंसी फोर्स की वैल्यू अगर कम होगी तो ये ज़्यादा डिप होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एक W और एक बॉयंसी फोर्स लग रहा है FB मान लिया हमने। तो नेट फोर्स जो होने वाला है F नेट, वो FB माइनस W। तो W की वैल्यू तो फिक्स है, W की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, तो FB की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो नेट फोर्स ज़्यादा आएगा, मीन्स ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट रहेगी। और अगर FB की वैल्यू कम है तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिप रहेगी, राइट। तो बॉयंसी फोर्स का मेन पिक्चर यहाँ पे है कि बॉयंसी फोर्स कम है या ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम इमर्ज रहेगा या ज़्यादा इमर्ज रहेगा। और ये जो बॉयंसी फोर्स है ये डिपेंड करता है इस लिक्विड की डेंसिटी पे, राइट। लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ मोर, तो buoyancy force will be more, and if the density of the liquid is less, तो buoyancy force will be less। मीन्स अगर हम बात करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट का कम पार्ट इस लिक्विड में इमर्ज्ड है, राइट, तो अगर कम पार्ट होगा मीन्स buoyancy force ज़्यादा लग रहा है। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है। हाँ, आउटसाइड दी लिक्विड दिया हुआ है इतना पार्ट। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स को, जैसे तीनों केस में गिवन है, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, तो जितने जितने पार्ट गिवन हैं कि जो लिक्विड से बाहर हैं उनका ऑर्डर निकाल लें। तो फर्स्ट केस में जैसे अब थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। 1/9 यहाँ पे गिवन था और यहाँ पे 2/11, और थर्ड केस में गिवन है 3/7। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर चेक करने के लिए या तो न्यूमरेटर को इक्वल कर लें या डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। तो न्यूमरेटर को इक्वल करना इजी है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों नंबर्स को तो ये हो जाएगा 6, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, राइट। एंड यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, चूँकि 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 33, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 हो गया, और ये 7 2 जा 14। अब हमें इजीली दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है, न्यूमरेटर्स तीनों के बराबर हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा वो नंबर होगा सबसे छोटा, राइट। तो इस सीक्वेंस में है, यानी ये फर्स्ट वाला सबसे छोटा है, फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला नंबर सबसे बड़ा है। मीन्स किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इस वाटर के बाहर। तो फर्स्ट केस में इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, फर्स्ट केस में इस ऑब्जेक्ट का सबसे कम वॉल्यूम बाहर है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बाहर थर्ड केस में है। मीन्स ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा फ्लोटिंग कंडीशन में थर्ड में होगी, और अगर थर्ड कंडीशन में होगी तो बॉयंसी फोर्स थर्ड केस में सबसे ज़्यादा एक्ट करेगा। थर्ड केस में जो बॉयंसी फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा एक्ट करेगा, और फर्स्ट केस में सबसे कम एक्ट करेगा। और बॉयंसी फोर्स जैसा कि हमने बताया कि डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है,
डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कौन सी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। D3 सबसे ज़्यादा होने वाली है, फिर D2 उससे कम और D1 उससे भी कम। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये वाला सेम सीक्वेंस हमें दिख रहा है जैसा कि आंसर में D3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर D2 की, फिर D1 की। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे आपको। तो अब ये सेशन कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पे बाइंड अप करेंगे। इनके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।